हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 के लिए जो हम प्रतिभा बैच लेकर आए हैं, आज इसमें हिंदी की क्लास नंबर 6 होने वाली है। और ये जो क्लास है वर्णमाला की मैराथन क्लास है, इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अभी तक हमने जितने प्रश्न देखे हैं तो उनसे अगर कोई प्रश्न रह गया तो वो भी इसमें शामिल किए गए हैं और अच्छे अच्छे प्रश्नों को भी दोहराया गया है। तो इम्पोर्टेंट है आज की क्लास। आज हमारी वर्णमाला समाप्त हो जाएगी, इसके बाद हम नया चैप्टर देखेंगे। तो वेलकम टू ग्लोबल परीक्षा। आइए शुरू करते हैं और वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं 50, 52, 53 या 54। तो हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें वर्णों की संख्या है 52 यानी 52। देखिए अगस्त 2024 में एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, अगस्त 2024 में एक विशिष्ट व्यंजन हमारी वर्णमाला में जोड़ा गया है। वह विशिष्ट व्यंजन कौन सा है? विशिष्ट व्यंजन जोड़ा गया है ये वाला, ठीक। लेकिन देखिए अभी इसकी संख्या से जो हमारी वर्णमाला की संख्या है वो अप्रभावित है, यानी प्रभावित नहीं हुई है। कहने का मतलब ये है जैसे आगत व्यंजन है कुछ जो अरबी फारसी ध्वनियां भी कहलाती हैं, का खा नीचे नुक्ते लगे वाले व्यंजन। और ऐसे ही अरबी, ये अरबी फारसी ध्वनियां हो गई। ऐसे ही अंग्रेजी ध्वनि है एक ये वाली, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस लिखने के लिए यूज की जाती है। तो जैसे इनकी संख्या से हमारी वर्णमाला प्रभावित नहीं होती, यानी इनकी संख्या वर्णमाला में नहीं गिनी जाती, ऐसे ही अभी विशिष्ट व्यंजन को वर्णमाला में शामिल नहीं किया गया है, यानी गिनती में शामिल नहीं किया गया। हालांकि इसको वर्णमाला में शामिल कर लिया गया है और जैसे ये रखे गए हैं वर्णमाला में, ऐसे ही ये विशिष्ट व्यंजन को रखा गया है। अनेक किताबों में अभी जो वर्णमाला में वर्णों की संख्या है वो 53 कर दी गई है, लेकिन मैंने अच्छी अच्छी किताबें देखी हैं, अभी उसमें इस संख्या को अप्रभावित ही रखा है। और कुछ टीचरों से भी इस पर चर्चा की है, उन्होंने भी अभी इसकी संख्या 52 ही बताई है। ये कहा जो अभी केंद्रीय हिंदी निदेशालय की तरफ से इसकी संख्या में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया, हालांकि इस वर्ण को हिंदी की वर्णमाला में शामिल कर लिया गया है। तो ये एक विशिष्ट व्यंजन है, ठीक। हरियाणवी बोली में इसका यूज किया जाता है, मराठी बोली में इसका यूज किया जाता है, ठीक। और अब हिंदी में भी शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन को उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। तो देखिए इन्हें स्वर कहते हैं, यानी स्वर का जो उच्चारण है वो स्वतंत्रता से होता है और सारे के सारे स्वर जो होते हैं वो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। किस तरह से सहायक होते हैं? तो जैसे ये देखिए एक व्यंजन है हल लगा हुआ, तो हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते जब तक इसमें कोई स्वर न लगा हो। तो इसमें आ सहायता देगा और इस प्रकार से ये का बन जाएगा, इसका हल हट जाएगा, ठीक। ये हल होता है और इस हल लगे व्यंजन को हलंत कहते हैं। हलंत यानी अंत में लगा हल। ऐसे ही देखिए जब इसका हल हट जाता है तो हम इसको कहते हैं अजंत। अजंत इसका मतलब है अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। तो ये चा जो है ये जा में चेंज हो जाता है जब हम इसमें संधि करते हैं। किस प्रकार से चेंज होता है ये हम संधि में पढ़ेंगे। तो जिसके अंत में अच लगा होता है वो क्या होता है? व्यंजन होते हैं। और किसके ये अच का मतलब होता है स्वर, सही है। तो इनके जो व्यंजन है उनके अंत में जब स्वर लग जाता है तो हम उसे अजंत कहते हैं। कहने का मतलब ये है हल लगे व्यंजन को हलंत और बिना हल वाले व्यंजन को अजंत कहते हैं, यानी इसके अंत में स्वर लग जाता है। अच का मतलब होता है स्वर। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में सामान्यतः कितने स्वर होते हैं? 9, 11, 13 या 10। तो हिंदी की वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछे या सामान्यतः स्वर पूछे, हमें इसकी संख्या 11 ही लगानी है जब तक कुल स्वर ना पूछे। जब कुल शब्द इसमें शामिल हो जाएगा तब हम उसकी संख्या 13 लगाएंगे, क्योंकि उसमें अनुस्वार और विसर्ग भी शामिल कर लेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो देखिए वर्णमाला की अगर हम बात करें तो जैसे मोती माला, तो मोती की माला का मतलब है जो मोती हैं वो व्यवस्थित रूप से एक धागे में पिरोए हुए होने चाहिए, तभी क्या वो माला कहलाएगी। अब ऐसे ही यहाँ पर वर्णमाला पूछी है, यानी वर्णों की माला। तो वर्णों की माला कब बनेगी? जब सारे के सारे वर्ण व्यवस्थित रूप से हों, अर्थात क्रम से लगे हुए हों। तो इस प्रकार से हमारी जो डी की परिभाषा है, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला हम कहेंगे, ठीक। देखिए शब्द को तो कह नहीं सकते, यहाँ भी शब्द है, लेकिन वर्णों के संकलन को, तो वर्णों का संकलन का मतलब है सारे वर्णों को हमने इकट्ठा कर लिया। तो इकट्ठे तो उल्टे सीधे कर सकते हैं, ले उल्टे भी हो सकते हैं, ठीक। लेकिन
माला कब कहेंगे? जब व्यवस्थित रूप से लगे हुए होने चाहिए, क्रम रूप से लगे होने चाहिए। तो परिभाषा में दो चीजें याद रखेंगे, या तो व्यवस्थित देगा या क्रमबद्ध देगा, ठीक। तो क्रमबद्ध या व्यवस्थित, ये दो शब्द याद रखने हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण समूह या वर्णमाला। लिपि चिन्ह किसे कहते हैं? पहले तो यही प्रश्न बनता है, लिपि चिन्ह। तो लिपि चिन्ह वर्ण को ही कहते हैं, ठीक। वर्ण किसे कहते हैं? तो जैसे हमने अपने मुंह से आवाज निकाली अ, ई, क, ख, इस प्रकार से, तो ये जो आवाज निकल रही है इसको हम कहेंगे ध्वनि। और इन ध्वनियों को जैसे ही हम लिखेंगे ये कहलाएंगे वर्ण। यानी मौखिक रूप, वर्ण का जो मौखिक रूप है वो ध्वनि कहलाता है, और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अभी हमने लिखे किस प्रकार से? तो हम ये कहेंगे ये एक प्रकार के चिन्ह बनाएं। चिन्ह ही तो है एक प्रकार के, तो ये एक प्रकार के चिन्ह ही हैं, सही है। अब ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं लिपि चिन्ह। क्या कहलाएंगे? लिपि चिन्ह। अब इनको ही अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लिपि चिन्ह होते हैं, तो अलग अलग भाषाओं को कैसे पहचाना जाए? तो उनको विशेष नाम दे दिया जाता है। जो हिंदी के लिपि चिन्ह है उनको नाम दे दिया देवनागरी। तो हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। और अंग्रेजी की जो ABCD इस प्रकार से लिखे होते हैं, ये भी एक प्रकार के चिन्ह है, तो इनको क्या नाम दे दिया? रोमन। कि ये रोमन है, सही है। तो रोमन लिपि और देवनागरी लिपि। तो हमारी जो लिपि है कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। या तो क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को, ठीक, वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो देखिए हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, सामान्यतः कितने स्वर हैं, हमें 11 ही इसका आंसर लगाना है। जब तक देखिए ये अगला प्रश्न देखें कि हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं, यानी जब तक कुल शब्द हमें देखने को ना मिले। जब कुल पूछेगा तो इसका मतलब है 11 + 2 पूछ रहा है, यानी इसमें अनुस्वार और विसर्ग भी शामिल हैं। तब हमें इसका आंसर 13 लगाना है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में लघु या ह्रस्व दोनों का एक ही मतलब है, लघु कह दो या ह्रस्व कह दो, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7, 11, 4 या 2। तो हिंदी में जो स्वरों में ह्रस्व स्वर की संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। और 7 होते हैं दीर्घ स्वर। तो 7, 4, 11। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और बड़ा ओ, ठीक। ये होते हैं दीर्घ स्वर। और इन दीर्घ स्वरों में भी जो बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ ये वाले हैं, ये कहलाते हैं मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर, ठीक। और ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ा ए, ऐ, ओ। तो देखिए सामान्यतः चारों ही दीर्घ स्वर हैं, लेकिन इन दीर्घ स्वरों में से भी इसने क्या पूछा है? तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताए थे कि इन दीर्घ स्वरों में से भी ये 3 जो है मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इसका हम आंसर जो लगाएंगे वो ए लगाएंगे, क्योंकि जो तीनों हैं ए, ऐ, ओ, ये कहा संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर हैं। और आ क्या है? ये मूल दीर्घ स्वर है। मूल दीर्घ स्वर। तो इसका जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4 या 5। तो देखिए मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो मात्रा के आधार पर स्वर पूछे तो 3 प्रकार के लगाना है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अगला प्रश्न है उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के ए और ऐ स्वर हैं कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालव्य, ओष्ठ्य। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से क्या मतलब है? तो देखिए हम जैसे ही वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख्य किसी न किसी भाग से वो उच्चारित होते हैं। जैसे पा, फा, बा, भा, तो इनके जो उच्चारण स्थान है वो होठों से होता है, तो ये ओष्ठ्य वर्ग में आते हैं। और ए को अगर हम देखें तो ये संयुक्त वर्ण है, संयुक्त स्वर है एक तरह से। अब संयुक्त स्वर है तो इसका मतलब इसमें 2 स्वर शामिल होंगे। एक तो इसमें आ है और जमा ई, तो आ ई से मिलकर बना है ए, ठीक। तो जो आ का उच्चारण स्थान है दोस्तों वो है कंठ, और ई का उच्चारण स्थान है वो है तालु। तालु। और कंठ तालु से मतलब कंठ तालव्य, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दोनों का। क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। अब देख लो ऑप्शन में कौन सा सही है। कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, ओष्ठ्य। तो कंठ तालव्य, क्योंकि आ ई से में बना है, आ कंठ में आता है
और जो ई है वो तालुस है यानी तालव्य वर्ग में आती है। तो 12 का हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विजातीय स्वर नहीं है। अब ये सजातीय स्वर और विजातीय स्वर कौन से होते हैं? तो देखिए मैंने आपको बताया जो 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और इसके बाद ए, ऐ, ओ और औ। तो इसमें जो ये 3 शुरू के हैं जिसे हम मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर, ये क्या है, सजातीय स्वर भी कहलाते हैं। सजातीय स्वर क्यों कहते हैं इनको? देखिए सजातीय स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आ बना है वो एक ही जात यानी आ प्लस आ से मिलकर बना है बड़ा आ, और जो ई है ई प्लस ई से मिलकर बनी है यानी एक ही जात से बनी है बड़ी ई। ऐसे ही ऊ जमा ऊ सब मिलकर बना है बड़ा ऊ। तो ये सजातीय स्वर कहलाते हैं और इनको मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। और ये जो है ये संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर कहलाते हैं, संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर इसलिए कहते हैं जैसा अगर हम आ ए ही देखें इसमें तो ये आ प्लस ई से मिलकर बना है यानी अलग अलग जात से मिलकर बना है, तो ये चारों इसी प्रकार से बनते हैं, तो इन्हें विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं। और ये सजातीय स्वर, अच्छे से सजातीय के साथ सवर्ण भी कह सकते हैं यानी समान वर्ण से बनने के कारण सवर्ण, क्योंकि असमान वर्ण से मिलकर बड़ा आ बन गया, ऐसे ये दोनों समान वर्ण है इससे बड़ा ऊ बन गया, तो इन्हें सवर्ण भी कह सकते हैं। और इनको असवर्ण, ए सवर्ण, सही है, सवर्ण या असवर्ण, तो कुछ भी पूछ सकता है लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो विजातीय स्वर नहीं है पूछा है, तो ये भी विजातीय है, ये भी, ये तीनों ऊपर के क्या है, विजातीय स्वर है। ऑप्शन डी में हमारा क्या है, बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ किस में आ जाएगा, सजातीय स्वर में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में री का प्रयोग हुआ है? उर्दू, हृदय, वर्षा, प्रशांत। देखिए शब्द देखते ही अगर आपको पता चल रहा है किस में तब तो बड़ी अच्छी बात है, वरना आपको इसका वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। तो उर्दू में तो री है नहीं, हृदय में री है, यानी इसमें हा, और हा को जो उच्चारण देने के लिए सहायता दे रहा है वो री दे रहा है, री, इस प्रकार से ये हिर बना है, ठीक। और ये जो रा ऊपर लगा हुआ होता है दोस्तों, इसको रा का रेफ रूप कहते हैं, रा का रेफ रूप, उर्दू, सही है। और देखिए यहाँ भी ऊपर है तो ये भी रेफ रूप है। और प्रशांत में जो ये रा है, पा में रा यानी पा, फिर इसके बाद ये रा है, और इसको उच्चारण देने के लिए यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये रा नीचे रा होता है ये कहलाता है रा का पदैन रूप, रा का पदैन रूप। तो ये प्रश्न पूछ लेता है रा का रेफ रूप कौन सा है, रा का पदैन रूप कौन सा है, कि रा का पदैन रूप का किस शब्द में प्रयोग किया गया? तो इस प्रशांत में रा का पदैन रूप है, प्रय में, सही है, और जो ऊपर लगता है वो रा का रेफ रूप लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तीनों क्या हम मूल दीर्घ स्वर हैं, और क्या है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन या वर्ग का पंचमाक्षर। तो सबसे पहले तो वर्ग पर ही चर्चा कर लेते हैं, वर्ग किसे कहते हैं? तो देखिए स्पर्श व्यंजनों को ही वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो हमारे 5 वर्ग आते हैं, कचट तप नाम से हम जानते हैं ना, कचट तप, इस प्रकार से। का वर्ग में कौन सा आते हैं? का, खा, गा, घा और अड़ा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और उआ आते हैं। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ता वर्ग में आता है ता, था, डा, धा, धा और ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये व्यंजन है। देखिए व्यंजन के नीचे इस प्रकार से हल लगा हुआ जरूर मिलेगा आपको, सही है, ये जल्दी में लिखने के चक्कर में रह जाता है। जब हम इसको देखिए पढ़ाने का मतलब है हम इसका उच्चारण करेंगे, उच्चारण तभी करेंगे जब इसमें स्वर लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन जब इसके नीचे हल लगा होता है तो इसका मतलब हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। अब ये देखिए एक प्रकार से वर्ग बन गया, और यही कारण है स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। जो स्पर्श व्यंजन है ये, इसका दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन, यानी एक वर्ग बना लेते हैं ये, वर्गीय व्यंजन।
अच्छा, वर्ग स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है, क्योंकि 5 ऐसे हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 ऐसे हैं। तो ये वर्ग का पहला वर्ग कहलाता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो वर्ग का प्रथम अक्षर ये वाले, दो तृतीय अक्षर ये वाले, इस प्रकार से। अब अनुनासिक किसे कहते हैं? तो अनुनासिक का ही दूसरा नाम है नासिक। नासिक। तो अनुनासिक या नासिक जो होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, ये वाले ला, वा, अड़ा, ना, मा। इनका जो हम उच्चारण करते हैं ना, तो नाक और मुख दोनों से करते हैं। तो अनुनासिक या नासिक या पंचमाक्षर का जो उच्चारण होता है वो नाक प्लस मुख दोनों से होता है। नाक प्लस मुख, चाहे आप उच्चारण करके देख लें, अड़ा, वा, णा, ना, मा। नाक प्लस मुख दोनों इसको उच्चारण में सहायक होते हैं। और जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये हैं, ये कहलाते हैं निर्नुनासिक। निर्नुनासिक। और निर्नुनासिक जो व्यंजन होते हैं इसका उच्चारण केवल मुख से होता है। केवल मुख से उच्चारण, सही है, केवल मुख से उच्चारण होता है इनका। अगला प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, ह्रस्व, प्लुत या अनुनासिक? तो देखिए, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है दोस्तों प्लुत स्वर के उच्चारण में। हालांकि हिंदी में प्लुत स्वर नहीं है। जो प्लुत स्वर है संस्कृत का भाग है, ठीक। हिंदी में प्लुत चिन्ह के नाम से आपको मिलेगा, इस प्रकार से ऐस बना हुआ। तो जब हम किसी को पुकारेंगे ना, तो इस प्रकार से ऐस बना देंगे। अब ये सामान्यतः राधा नहीं कहेंगे, इसका हम कहेंगे राधा, यानी पुकारने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्लुत चिन्हों का जो प्रयोग किया था पुकारने के लिए किया जाता है, और इसका जो हम उच्चारण करेंगे तो इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगेगा। सही है। अब देखिए यहाँ पर दीर्घ स्वर है दोनों में, राधा, लेकिन इससे भी अधिक का समय लगेगा राधा। तो इनको पुकारने के लिए इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्लुत चिन्ह का हिंदी में। और जो प्लित स्वर है ये संस्कृत में आते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो गया सी। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई किसे माना जाता है? तो देखिए, भाषा की कौन कौन सी इकाई होती हैं, यहाँ पर ये भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे हम बात करें तो देखिए सबसे पहले वर्ण आते हैं दोस्तों। सही है, वर्ण, इनको मूल ध्वनियाँ भी कहा जाता है। अब इन वर्णों को ही जब हमने आपस में, यानी दो या दो से अधिक जब वर्ण हम आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता? एक शब्द बनता है। और शब्द तभी बनेगा जब वर्ण आपस में मिलाएं और वह मिले हुए वर्ण कोई सार्थक अर्थ दें। तो सार्थक अर्थ वाले को ही शब्द कहते हैं। उल्टे सीधे वर्ण आपस में मिलाकर शब्द नहीं बनता जब तक उसका कोई अर्थ ना हो। तो इन शब्दों को ही जब सार्थक समूह से नियम लगाकर जब हम एक लाइन में लिखते हैं तब वाक्य बन जाता है। वाक्य। तो वाक्य बनाने के भी नियम होते हैं, ऐसे नहीं आगे पीछे शब्द लगा दिए तो वाक्य बन गया, नहीं। शब्द भी एक नियम से लगे हुए होने चाहिए, ठीक। तो वर्णों से शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनता है, और वाक्यों से ही भाषा बनती है। तो ये जो तीन है ये भाषा के तीन अंग कहलाते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा के तीन अंग कहलाते हैं, ठीक। और जो वर्ण है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई। और जो शब्द है ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। जब सार्थक पूछेगा तब हमें शब्द लगाना, और खाली इकाई पूछेगा तब वर्ण लगाना है। और जो वाक्य है दोस्तों ये भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, ठीक। तो यहाँ पर तीन इकाई हमने देखी भाषा की, वर्ण, शब्द और वाक्य। और यही भाषा के तीन अंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछा है, तब आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, यानी शब्द। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे बड़ी इकाई किसे माना जाता है? तो अभी पीछे मैंने आपको बताया था जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वह वाक्य बनता है। तो हमारा ऑप्शन इसका जो है बी सही हो जाएगा, यानी भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य हो जाएगा। और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछता तब वर्ण लगाते, और सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछेगा तब हम शब्द लगाएंगे। इस इन ये जो तीन हैं ये भाषा के तीन अंग कहलाते हैं, यानी वर्ण, शब्द और वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 34, 33 या 36? देखिए, कुल व्यंजनों की संख्या अगर पूछे तो हमें 39 लगाना है। यहाँ पर 39 तो है नहीं, 32, 34, 33 या 36, तो यहाँ पर हमें आंसर लगाएंगे 33। ये 33 क्या है? तो ये पारंपरिक व्यंजन कहलाते हैं।
पारंपरिक व्यंजन। पारंपरिक का क्या मतलब होता है? जैसे कुछ रीति रिवाज होते हैं जो पीछे से चले आते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, ये परंपरा से चले आ रहे हैं, यानी पीछे से चले आ रहे हो। तो देखिए हिंदी भाषा का जिन भाषाओं से जन्म हुआ है, तो उन भाषाओं में भी ये व्यंजन देखने को मिलते हैं, तो इन्हें हम पारंपरिक व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या होती है 33। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया 25, तो इसमें स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे 25। उसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ में यारा लावा, अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4। और इसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म में कौन कौन से आते हैं? शा, सा यानी तीनों सा और हा। अब यहाँ पर जोड़ लो 25, और ये कितने हो गए? 25 और 4 29, 29 और 4 33। कहने का मतलब है का से लेकर हा तक ये व्यंजन हमारे पारंपरिक व्यंजन कहलाते हैं। तो यही संख्या पूछी है, और इसी प्रकार से ऑप्शन भी देगा अगर परीक्षा में पूछेगा। तो देखिए इसमें 32 है, 33 है, 34 36, यानी आसपास के ही दिए हैं, 39 नहीं दे रखा, क्या कंफ्यूज हो इस प्रकार से। 39 अगर संख्या पूछेगा कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब उसके आसपास के ही व्यंजन पूछेगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछेगा, तब उसके आसपास की ही संख्या दे देगा, 23 24 25 इस प्रकार से दे देगा। ठीक। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन है? अब यहाँ पर देखिए कुल व्यंजनों की संख्या पूछ ली, वो कितनी है? अभी मैंने आपको बताया था 39। तो 39 कैसा हो गई? तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन आते हैं हमारे, स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी है? 25। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन आते हैं, संख्या कितनी है? 4। इसके बाद ऊष्म व्यंजन आते हैं। ये डिटेल में सब मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। आज जो है हमारी मैराथन क्लास है, थोड़ी तेज तरह से हम पढ़ेंगे। तो ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, शा, सा और हा। इसके बाद संयुक्त व्यंजन आते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4। तो 33 और 4 37 हो गए। इसके बाद दो द्विगुण आते हैं, द्विगुण में कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? देखिए द्विगुण में ड़ और ढ, ये वाले। तो इस प्रकार से टोटल कितने हो गए इनकी संख्या? 39 हो गई। तो कुल व्यंजन कितने हो गए हमारे? 39। और कुल स्वर कितने हैं? 13। अब अगर 39 और 13 को जोड़ा जाए तो कितने हो जाएगा? 52। इस प्रकार से हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, यानी 52 है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 30, 25, 34 या 31। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी है। स्पर्श व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, अभी आपको बताया था मैंने, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं इसको। और इनकी संख्या है 25। अगला प्रश्न देखते हैं, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? गा, झा, ना, मा। तो स्पर्श व्यंजन में से पूछा है, यानी वर्ग में से पूछा है। तो ये का वर्ग का है, ये चा वर्ग का है, सही है। तो चा वर्ग जो होता है उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। तो चा वर्ग का वर्ण देख लो कौन सा है? चा, छा, जा, झा, ये वाला। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, सारे के सारे अगर देखें तालु से कौन कौन से होते हैं, तो इसका एक सूत्र है, इचू या शा, इचू या शा, नाम वाले तालव्य। ठीक। इसका क्या मतलब है? ई का मतलब है दोनों ई इसमें शामिल हैं, ई और बड़ी ई। चा पर ऊ की मात्रा है, इसका मतलब है दोस्तों चा वर्ग पूरा, चा, छा, जा, झा, उआ, या और शाह, ये दोनों, सही है। ये याद रखेंगे, ईचू या शाह, नाम वाले तालव्य। तो ये वाला जो शाह है, बड़ा वाला शाह, ये तालव्य कहलाता है, और यह भी तालव्य में आता है, ईचू या शाह नाम वाले तालव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, टा वर्ग का उच्चारण स्थान कठोर तालव्य, ओष्ठे, मूर्धा या दंते। तो टा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। किस वर्ग में आ जाएगा? मूर्धन्य वर्ग में आ जाएगा ये। तो टा का याद रखेंगे मूर्धा, सही है। किस स्वर को मध्य स्वर कहते हैं? आ को, अ को, उ को या ई को। अब ये मध्य स्वर का क्या मतलब है यहाँ पर? तो देखिए जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर की यहाँ पर बात की जा रही है। और कितने स्वर की? 11 स्वरों की बात की जाती है। तो जीभ के आधार पर जब हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं तो 3 प्रकार से करते हैं, 3 प्रकार से वर्गीकरण। जीभ के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं।
कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं? अग्र स्वर, इसके बाद मध्य स्वर, और इसके बाद पश्च यानी पीछे के स्वर, पश्च स्वर। कहने का मतलब ये है जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो ये चीज देखने की है कि उनका उच्चारण करते समय जीभ का कौन सा वाला भाग ज्यादा सक्रिय रह रहा है, यानी ज्यादा एक्टिव रह रहा है। आगे वाला रह रहा तो अग्र स्वर में आ जाएंगे वह, मध्य स्वर का रह रहा तो मतलब मध्य वाला भाग अगर एक्टिव ज्यादा हो रहा तो मध्य स्वर में, पीछे वाला भाग ज्यादा एक्टिव है तो पश्च स्वर में। तो अग्र स्वर में जो आते हैं यहाँ पर देखिए ई, बड़ी ई और री और ए और बड़ा ए, यानी 5 स्वर आते हैं। और मध्य स्वर में केवल एक ही आता है, छोटा वाला आ। और पश्च स्वर में बड़ा आ, उ, बड़ा उ, औ और बड़ा औ। यहाँ पर भी 5, तो 5 और 5 10 और 1 11। देखिए ई री, ये जो 3 वर्ण हैं ये स्त्रीलिंग वर्ण है, स्त्रीलिंग वर्ण पूछ लेता है तो हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें ई और री ये स्त्रीलिंग वर्ण कहलाते हैं। ठीक, तो अ मध्य स्वर हो गया, अ का उच्चारण करो तो जो बीच वाला भाग है जीभ का वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, अ। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो होठों की स्थिति के आधार पर भी यही है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो होठों की जो स्थिति है वो या तो गोल होगी या गोल नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण 2 प्रकार से करते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। यानी वह स्वर या तो वृत्ताकार स्थिति लाएंगे या अवृत्ताकार। तो 2 प्रकार से हम देखते हैं। तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अगला प्रश्न है, सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, अल्पप्राण या महाप्राण? तो देखिए पहला तो इसलिए कट गया क्योंकि अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो स्वर हैं इसमें हमने ह्रस्व स्वर भी देखे अभी पीछे और दीर्घ भी देखे। तो कहने का मतलब है सारे के सारे दीर्घ तो नहीं होते, कुछ ह्रस्व स्वर भी होते हैं। तो पहला तो कट गया। अब अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, तो थोड़ी सी यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। एक है देखिए घोष, और घोष को सघोष भी कह सकते हैं, और दूसरा है अघोष, फिर है अल्पप्राण, और इसके बाद है महाप्राण। परिभाषाएं अगर आपने देख ली परीक्षा में फिर इनका उच्चारण करके भी आप पहचान सकते हैं। घोष या सघोष, तो घोष का मतलब होता है दोस्तों कंपन। अब कंपन किस चीज में? जो हमारा गला है, जैसे स्वर यंत्र गले में है हमारा स्वर यंत्र, तो उसमें ये देखते हैं कि किनका उच्चारण करते समय कंपन हो रहा है। घोष का मतलब होता है कंपन, तो किनका उच्चारण करते समय कंपन होगा। तो जिनका उच्चारण करते समय कंपन होगा वे सारे के सारे घोष कहलाएंगे। और घोष का दूसरा नाम सघोष भी होता है, यानी सा का मतलब होता है साथ, सघोष कंपन के साथ। अघोष जिनका उच्चारण करते समय कंपन नहीं होता, यानी इसमें कंपन और इसमें कंपन नहीं होगा। और प्राण का मतलब होता है दोस्तों वायु, और अल्प प्राण का मतलब हो जाएगा कम वायु, और महाप्राण का मतलब हो जाएगा ज्यादा वायु। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकलेगी तो वह अल्प प्राण में आ जाएंगे, और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से ज्यादा हवा निकलेगी वो महाप्राण में आ जाएंगे। तो सभी स्वर अघोष होते हैं। तो देखिए अघोष में जो आते हैं मात्र इतने वर्ण आते हैं 12 सा। 12 सा का मतलब है प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, और सा का मतलब है तीनों सा, सा, शा और सा, यही आते हैं अघोष में। सघोष इसमें ऑप्शन दिया नहीं, वरना सारे के सारे स्वर सघोष में चले जाते। अल्प प्राण और महाप्राण में देखें तो सारे स्वर जो आते हैं अल्प प्राण में आते हैं, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महाप्राण में जो आता है देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा आएगा और प्रत्येक वर्ग का चौथा आ जाएगा, और ऊष्म आते हैं इसमें, ऊष्म व्यंजन प्लस विसर्ग आता है। अब ये अल्प प्राण बताने की जरूरत नहीं है, यानी जो बचे कौन कौन से बचे? पहला वर्ण बचा, तीसरा बचा और पांचवा बचा, क्योंकि 2 और 4 यहाँ पर पहुंच गए 5 वर्णों में।
और अंतस्थ बचे इसमें, और सारे के सारे स्वर आ जाएंगे। सही है, बस इसे विसर्ग को छोड़कर ये है, और ये मैं पीछे डिटेल में भी आपको बता चुका हूं। तो इसका सही आंसर है अल्पविराम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सजातीय स्वर कौन सा है? ए, औ, ओ। ये जो है तीनों के तीनों संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर। और जो उ है ये हमारा सजातीय स्वर है, समान जात से बना है, यानी उ जमा उ से बना है, बड़ा उ। तो इसको सजातीय या सैवड़ वाला भी कहते हैं, सैवड़, समान वर्ण से बनने वाला। अगला है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी का अ और अ स्वर है, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ्य। तो अभी मैंने आपको पीछे ए और अय बताए थे, और इसको बताया था किसमें? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में क्यों बताया था? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ए है ये आ जमा ई से बना है, तो ई को बताया था, वो आ को बताया था कंठो, और ई को बताया था तालु वाला, तब जाकर ये कंठ तालव्य में बना। अब यहाँ पर आ पूछ रहा है, तो आ किस में हो जाएगा? कंठे में हो जाएगा, क्योंकि आ और बड़ा आ दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से है, तो ये कंठे वर्ग में पहुंच जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण है, या, सा, हा, यड़ा। काकल्य वर्ण, इसको दोस्तों स्वर यंत्र वर्ण भी कहते हैं, स्वर यंत्र वर्ण। और ये दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? हा और आहा। यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं हा या आहा, तो जो वायु आती है ना, वो देखिए कंठ के नीचे से आती है, यानी हमारे स्वर यंत्र से आती है, जो गला है उसके वहां से, इसलिए इनको स्वर यंत्र वर्ण भी कहते हैं। ये काकल्य वर्ण इसका दूसरा नाम है। तो ऑप्शन में हा यहाँ पर दे रखा है, यानी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये दो वर्ण हैं, हा और आहा, काकल्य वर्ण। ठीक। अगला प्रश्न है, रा का विवरण है, यानी देखिए रा की सारी विशेषताएं यहाँ पर है, तो कौन सी सही है? एक विकल्प में सारी की सारी विशेषताएं दे रखी हैं, वो कौन सी है? वरत से, वरत से, वरत से। वरत से में तो देखिए चारों में ही दे रखा, तो वरत से वर्ण कौन सा होता है? वरत से वर्ण, देखिए इनका जो उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण स्थान वो मसूड़ा वाला होता है भाग, मसूड़ा वाला। मसूड़ा का क्या मतलब है? मसूड़ा वो होता है जो दांत के नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी कि दांत की जड़। तो दांत की जड़ है तो हम इसे दंतमूल ना कह सकते? कह सकते हैं। मूल माने जड़ और दंत माने दांत, तो दांतों की जड़ वाला हिस्सा मसूड़ा कहलाता। तो जो मसूड़ा उच्चारण स्थान होता है वो किस में आते हैं? वरतस्य में आते हैं। और वरतस्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इनको याद करना तो बहुत ही सरल है। कैसा? बहुत ही सरल है। यानी इसमें देखिए सा आता है, इसमें रा आता है और ला आता है, तो सा, रा और ला किस में आते हैं? वरतस्य में आते हैं। ठीक। तो चलो भाई, चारों ये तो सही हो गए। आगे वाला देखते हैं, लुंठित। हाँ, रा को लुंठित या प्रकंपी कहते हैं, ठीक है। दूसरे वाले में देखें पार्श्विक, तो पार्श्विक एक ही होता है दोस्तों, ला। इसके अतिरिक्त अगर कोई वर्ण है तो हम उसे काट देंगे, तो ये वाला ऑप्शन पार्श्विक की वजह से कट गया, क्योंकि रा जो है वो पार्श्विक नहीं होता, पार्श्विक तो एक ही होता है, ला। इसके बाद संघर्षी। संघर्षी ऊष्म वाले व्यंजन को कहते हैं, और ये कौन कौन से हैं? शा, सा, जो तीनों शाह है ना हमारे, शाह, सा, सा और हा, ये वाले चारों शाह, वो चारों व्यंजन आते हैं, तीन शाह आते हैं, शाह, सा और सा, और एक इसमें हा है। हम इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं और ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। किस कारण? देखिए जब हम इनका उच्चारण करते हैं ना, तो जो मुख से हवा है वो संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है, इन कारण इनको संघर्षी कहते हैं। और जब संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है तो वो रगड़ते हुए गर्म हो जाती है, जिन कारण इनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। तो संघर्षी या ऊष्म में तो ये चार हैं, शा, सा और हा। तो रा का तो यहाँ पर है नहीं, तो इस कारण ये तीसरा ऑप्शन भी हमारा कट गया। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताए थे, कचट तप वाले स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, तो यह भी कट गया। तो जो रा है दोस्तों वरतस्य है, लुंठित या प्रकंपी इसको कहते हैं, और ये सघोष में आता था, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो कंपन होता है, जो हमारा स्वर यंत्र है वहां पर कंपन होता है, और ये अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियां, संपृक्त ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां या पारस्परिक ध्वनियां? एक ही ध्वनि का द्वित्व का मतलब है एक ही व्यंजन का दोहराव। देखिए, एक ही व्यंजन का लगातार कहेंगे, कह देंगे, सही है, लगातार दोहराव हो जाए, दोहराव। इसका क्या मतलब है? तो एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। जैसे बच्चा, अगर हम यहाँ पर लिखें बच्चा, तो देखिए चा का लगातार दोहराव हुआ है। दिल्ली अगर हम लिखें दिल्ली, तो देखिए यहाँ पर ला का, यानी ला के बीच में ना ही कोई स्वर है और ना ही कोई अन्य व्यंजन है, लगातार दोहराव यहाँ पर देखने को मिला ला का। ऐसे ही उच्चारण अगर हम लिखें उच्चारण, तो ये इस प्रकार के, यानी लगातार दो व्यंजन जब देखने को मिले तो वहां पर हम युग्मक ध्वनियां लगाते हैं, इनको कहते हैं युग्मक ध्वनियां। ठीक, तो इसका हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दंतोष्ट ध्वनि कौन सी है? वा, फा या का? तो दंतोष्ट ध्वनि एक ही है, वाह। देखिए इसका उच्चारण कर रहे हैं वाह, वाह। तो नीचे का होठ और ऊपर के दांत आपको मिलते हुए नजर आ रहे होंगे, वाह। यानी दंत और ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है, दांत और होठों की सहायता से, नीचे का होठ ऊपर के दांत, वाह। तो हमारा जहां पर ये दिखा, ये दंतोष्ठ होता है, वाह। सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? यानी एक सही है, तीन गलत है। सा दंते, शा मूर्धन्य, सा तालव्य, चा कंठे। तो देखिए ये वाला शा मैंने अभी आपको सूत्र के माध्यम से अभी बताया था, ये तालव्य में आता है, इचु या शा नाम तालव्य। और जो ये सा है ये मूर्धन्य वर्ग में आएगा, और जो चा है ये भी तालव्य में आएगी, और जो हमारा सा है दंते में आता है। खासकर से जो ये सा है दंतमूल में आता है, तो ये इसका दंते यहाँ पर सही है। दंते वर्ग, दंतमूल वाले भी दंते वर्ग में चले जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सा दंते वाला कहलाता। देखिए, अगर जैसे हम उच्चारण अगर सही से कर पा रहे हैं तब तो पहचान लेंगे, हम बोलें शा तब ये वाला लिखें, खाली सा बोलें तो ये वाला लिखें, और सा बोलें तब ये वाला लिखें। लेकिन सही से पहचान करने के लिए इसको जो सामने वाला समझ जाए कौन सा लिखने को कह रहा, तब हम इसका नाम लेंगे। जैसा आगे भी पढ़ेंगे हम संधि में, तब पढ़ेंगे इसको तालुषा, इसको पढ़ेंगे मूर्धासा, इसको पढ़ेंगे दंतेसा, पहचान करने के लिए जब मैं आपको संधि में नियम बताऊंगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कंठे ध्वनि कौन सी है? टा, पा, शा या का? तो जो का है ये कंठे ध्वनि है। कंठे ध्वनि का सूत्र यहां पर देख लें, आ, कु, हा, विसर्ग, आकुहा विसर्ग, नाम वाले कंठे। इसका क्या मतलब होता है? आ का मतलब होता है दोनों आ और दीर्घा। का पर ऊ की मात्रा है तो का वर्ग, का वर्ग का क्या मतलब है? का, खा, गा, घा, अड़ा। ठीक, और हा इसमें आता है और विसर्ग इसमें आता है, ये सारे के सारे कंठे में आते हैं। तो कंठे का, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है या, मा, रा, ला? तो जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा, इसमें या और वाह दोनों अर्धस्वर हैं, दोनों क्या हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। रा को लुंठित या प्रकंपी वर्ण कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित, प्रकंपित वर्ण। ठीक, और जो ला है इसको कहते हैं पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण। तो या और वह हमारे अर्धस्वर आ गए। अच्छा, अगर प्रश्न इस तरह से बने, जैसे क्वेश्चन दे दें कि अर्धस्वर, अर्धस्वर किन है या किस है, बिंदी लगेगी यहाँ पर, कहते हैं। और ऑप्शन ए है दोस्तों स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ऑप्शन बी है अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन सी है ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। और ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन।
तब हम कौन सा इसका ऑप्शन सही लगाएंगे? तब देखिए हम इसका ऑप्शन लगाएंगे अंतस्थ व्यंजन, यानी चारों के चारों यहाँ पर हमें लगाने पड़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। और जब इसके अंदर खोलकर पूछेगा तो या और वा ही अर्धस्वर होते हैं। तो अब देख लें इसमें से या मा रा ला, तो या इसमें दे रखा है तो अर्धस्वर क्या बन जाएगा हमारा या, यानी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से ऊष्म वर्ण कौन से हैं? या रा ला वा अंतस्थ हैं, चा छा जा झा वा ये क्या है स्पर्श व्यंजन के हैं, ठीक। और छा तिरा सिरा ज्ञा ये संयुक्त है, और शा सा साहा ये ऊष्म वर्ण हैं, यानी इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा निकलती है, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? ड ढा जा झा पा फा गा घा। तो अभी टा वाले को मैंने मूर्धन्य बताया था, तो ये टा वर्ग से ही तो है, टा ठा डा ढा। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? टा ठा डाडा का खा गा घा चा छा जा झा या पाफा बाबा। स्पर्श संघर्षी स्टार लगाना, यानी एक बार ये प्रश्न पूछा गया है। जो हमारा चा वर्ग है चा छा जा झा, इनको स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, ठीक। स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं चा छा जा झा। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है गा वहां से गा ना से जा वहां से का गा से। तो देखिए जो संयुक्त व्यंजन है अगर इन कोई सा भी आपसे पूछे कि किन से मिलकर बनता है तो खास करके ख्याल रखेंगे पहले वाले के नीचे हल लगा हुआ होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। तो जो ज्ञा बनता है ये बनता है जा प्लस वहां से। अब यहाँ पर देखिए ज्ञा पूछा है तो हमने लगा दिया जा प्लस वहां से। अगर यही प्रश्न इस तरह से देता ना इसके नीचे हल लगा करके ज्ञा किससे बनता है, तब इसका आंसर चेंज हो जाता। हमें दोनों के नीचे हल लगे वाले देखने पड़ेंगे, वहां के नीचे भी हल लगा होना चाहिए तब ये सही होगा। इस छोटी छोटी बातों का खास करके ख्याल रखना है। अब यहाँ पर बिना हल का पूछा तो यहाँ पर बिना हल वाला इसका बाद वाला होगा, क्योंकि हमें इसका उच्चारण के सहायता के लिए आ मिल रहा है यहाँ भी, तो यहाँ भी देना पड़ेगा। यहाँ नहीं है तो यहाँ पर नहीं देंगे, हम दोनों के नीचे हल लगाएंगे। अगला है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? जा जा झा या डा। घोष अघोष अभी मैंने आपको बताए थे। घोष का मतलब होता है कंपन और अघोष का मतलब होता है जहां कंपन ना हो। तो अघोष में मैंने आपको बताए थे बारहसा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, वो तीनों श, यानी श सा और सा, तीनों श इसमें होने चाहिए। अब चा पहले है तो ये तो बन गया भाई, यही हमारा इसका आंसर बन रहा। जा को देख लें चा छा जा तीसरा है गलत, चा छा जा झा चौथा है ये भी गलत, टा ठा डा तीसरा है ये भी गलत। तो पहले ही हमारे यहाँ पर सही हो गया, यानी पहला वर्ड या दूसरा वर्ड होना चाहिए या तीनों में से कौन सा होता तब हम जाके अघोष होता। तो इसका आंसर ए हमारा सही है। निम्न में से कौन सा वर्ड घोष या सघोष है, यानी कंपन वाले हैं। अब घोष सघोष में कौन सा वाले होते हैं? तो इसमें आते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ, इसमें आ जाएगा। उसमें तीनों शा रहे थे लेकिन हा बच रहा था तो हा भी इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लें पा था बाबा, स्पर्श वालों से ही हमें पता चल जाएगा, यानी इनसे ही पता चल जाएगा। तो पा पहला है ये कट जाएगा, ता था दूसरा है ये कट जाएगा, पा फा बा ये तीसरा है। तो तीसरा है तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शा तो मैंने आपको बताया था तीनों शा किस में पहुंच जाते हैं? अघोष वाले में आ जाते हैं, ये भी गलत है, यानी हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या अयोगवा। तो देखिए अयोगवा को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है, सही है। कौन कौन से होते हैं अयोगवा? ये होते हैं अनुस्वार और विसर्ग, यानी इनको ना ही सही से स्वरों में जगह दी गई है और ना ही व्यंजन में जगह दी गई है, ठीक। डिटेल से मैंने इनको पीछे बता चुका हूं मैं आपको, लेकिन परंपरा के अनुसार इनको स्वर के साथ रखा जाता है, 11+2 करके हम पढ़ते हैं, ठीक। तो बीच की कड़ी कहा गया है अयोगवाह को। अगला प्रश्न है कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है? उन्हें तो देखिए स्वर व्यंजन के बीच की कड़ी कहा गया, लेकिन उच्चारण की अगर जहां पर बात आएगी कि स्वर और व्यंजन के बीच किनका उच्चारण माना गया है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, देखिए इनमें एक शब्द और से जाना जाता है ईसत स्पृश्य,
ईसत स्पर्श व्यंजन, इसका क्या मतलब होता है, इसी से देखिए इसकी परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी। ईसत स्पर्शीय का मतलब होता है हल्का सा छूना, हल्का सा छूने का प्रयास। तो हल्का सा छूने का प्रयास का क्या मतलब होता है, देखिए देखिए जैसे ही हम इनका उच्चारण करते हैं, जैसे स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जीभ क्या है, बीच में रहती है। और जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है मुख के किसी न किसी भाग से टकराती है। लेकिन जब हम अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते हैं ना, या रा ला वा, तो जीभ ना ही पूरी तरह से स्पष्ट कर पाती है और ना ही पूरी तरह से स्वतंत्र रह पाती है, बल्कि हल्का सा छूने का प्रयास करती है। यही कारण है इन्हें जो कहा जाता है स्वर और व्यंजन के बीच का उच्चारण को माना गया है। तो अंतस्थ व्यंजन आएंगे, यानी कौन से वर्णों का जो उच्चारण है वो स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है अंतस्थ व्यंजन को। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प पिराड़ है। अल्प पिराड़ का मतलब है किनका उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकलती है। तो अल्प पिराड़ में जो आते हैं पहला, तीसरा और पांचवा आता है, और अंतस्थ आते हैं इसमें स्वर, और स्वर के साथ अनुस्वार आता है, इसमें विसर्ग नहीं आता। ये चीजें आती हैं अल्प पिराड़ में। अब देखिए इसी से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि स्पर्श व्यंजन से दे रखे हैं यहाँ पर। का खा, तो खा दूसरा है कट जाएगा, का खा गा तीसरा है तो ये सही हो जाएगा बी। घा चौथा है कट जाएगा, टाठा ठा जो है दूसरा ये भी कट जाएगा। तो पहला तीसरा पांचवा वर्ण होना चाहिए था अल्प प्राण के लिए, जो हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है, यानी ये सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, पीछे बता चुका हूं पार्श्विक ध्वनि ला है, सही है। अगला है, आकारांत शब्द कौन सा है। तो देखिए कारांत, इसका अर्थ समझ लें। कारांत का मतलब होता है से अंत होने वाला, से अंत होने वाला। अब आकारांत पूछा है तो आ से अंत होने वाला कौन सा शब्द है, भाई ये तो आ से है, छोटा आ से अंत हो रहा है, तो ये गलत हो गया। इसमें देखिए इसके अंत में बड़ा आ है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें छोटी ई है, इसमें बड़ी ई है, तो ये क्या बन जाएगी, ईकारांत बन जाएगी। ईकारांत यानी ई से अंत होने वाला, और ये इकारांत। देखिए जब हमें परिभाषा अच्छे से पता होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब हम उसमें, अगर वर्णों से पूछ रहा तो वर्णों का उच्चारण करके देख लें, तो इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा छुपी है। कारांत का मतलब होता है से अंत होने वाला, आकारांत यानी आ से अंत होने वाला। आप देख लें जिसका अंत में बड़ा आ है वही हमारा इसका आंसर बन गया। अगर खाली अकारांत पूछता तो पहला वाला सही हो जाता, अकारांत। अब इसकी परिभाषा ये बनती है कि जिस शब्द के अंत में, जब देखिए जब किसी शब्द के अंत में कोई स्वर आता है तो वह स्वर उस शब्द का कारांत कहलाता है, सही है। यहाँ पर आ रहा है तो ये आकारांत बन गया, इसमें आ रहा तो ये अकारांत बन गया। अगला प्रश्न है, ड़ और ढ़ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है। ये तालव्य ध्वनियां हैं, ये मूर्धन्य उतक्षिप्त ध्वनियां हैं, दोनों महाप्राण हैं, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ मध्य तथा अंत, ये है दोस्तों अंत। ठीक, अंत और सर्वत्र यानी सभी जगह किया जाता है। अब देखिए इचु यशा नाम तालव्य, इसका सूत्र बताया था तो ये इसमें तो आते नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये मूर्धन्य उतक्षिप्त ध्वनियां हैं, तो इसका आंसर यही सही है, क्योंकि हमें पता है टाठा डा वाले तो मूर्धन्य में आती हैं, और उतक्षिप्त का मतलब होता है ऊपर उठकर फेंकना। अब इसका उच्चारण करना ला ला, तो जीभ जो है ऊपर उठ रही है और एकदम झटके से इन वर्णों को ले रही है, यानी फेंक रही है, ड़ा और ला। अच्छा ये बने कैसे हैं, तो देखिए जो हमारा मूर्धन्य वर्ग है ट, ठ, ड, ढ और अड़ा, तो यहाँ पर ये देखें ये हिंदी के हैं। अब हिंदी में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जब उर्दू फारसी के शब्दों को सही से उच्चारण देखने के लिए कुछ व्यंजन विकसित किए गए हैं, यानी उनके नीचे बिंदी लगाकर विकसित किए गए हैं इस प्रकार से। तो अरबी फारसी के शब्दों को सही से उच्चारण देने के लिए तो यहाँ पर फारसी का गुण ले लिया गया और उसमें बिंदी लगा दी गई। अब ऐसे ही ये हिंदी के हैं, अब हिंदी में इस वाले के नीचे बिंदी लगा दी तो इसका विकास कर दिया, और इसके नीचे बिंदी लगा दी, इसका विकास कर दिया। तो दोस्तों इन दोनों में हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाने जाने के कारण इसको द्विगुण भी कहा जाता है।
तो द्विगुण व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? ला और ला आते हैं। अच्छा, इनका विकास किया गया है हिंदी और फारसी से, तो इनको विकसित वर्ण भी कहते हैं, विकसित वर्ण भी कहा जाता है। और इनका जो उच्चारण है, जीभ का अगला भाग ऊपर उठकर झटके से आगे जाता है, तो इन्हें उत्क्षिप्त ध्वनियां भी कहा जाता है। अब देखिए टा ठा डा ढा, ये जो है इनको भी उत्क्षिप्त वर्ग कह सकते हैं हम, ठीक है, उत्क्षिप्त वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि इनका जब उच्चारण करेंगे तो जीभ का अगला भाग झटके से ऊपर उठेगा, ठीक। और ये द्विगुण विकसित क्यों कहा जाता है ये भी आप समझ लें। अब दोनों महाप्राण हैं, महाप्राण का मतलब क्या मतलब है? दूसरा और चौथा वर्ण है। देख लें भाई, देख लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा, नहीं ये तो तीसरे वाले से बना है। जब तीसरे वाले से बना है तो ये वाला महाप्राण नहीं है, बल्कि क्या है? अल्प प्राण है। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया, सी वाला। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता नहीं। इनका जो प्रयोग है शब्द के आरंभ में नहीं किया जाता, आरंभ में नहीं किया जाता। देखिए आपने सड़क शब्द देखा होगा, बीच में हो गया इसका मतलब, ठीक है। आपने गढ़ शब्द देखा होगा, ये भी सही है। तो बीच में और अंत में तो किया जाता है, लेकिन इनसे कोई शब्द शुरू होते हुए नहीं देखा होगा आपने, इस कारण ये डी भी हमारा गलत हो गया। तो ला और ला जो है ये विकसित वर्ण है, द्विगुण वर्ण है, और मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से लुंठित वर्ण है, या रा ला वा। तो लुंठित या पिरकंपी, इसी का दूसरा नाम क्या है? पिरकंपित। कौन सा है? रा। तो हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अड़ा और ढ़ा को कहा जाता है सजातीय, विजातीय, विकसित, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका विकास किया गया है, मैंने आपको बताया कि हिंदी के वर्णों से फारसी के कुछ गुण लेकर, यानी उनके नीचे बिंदी लगाकर इनका विकास किया गया है, तो इनको विकसित वर्ण कहा जाता है। और हिंदी और फारसी इन दोनों के गुण पाए जाने के कारण इनको द्विगुण भी कहा जाता है, सही है, इनको द्विगुण भी कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हिंदी शब्दकोश में छा का किरम किस वर्ण के बाद आता है? ज्ञा, चा, खा या का। तो इसका जो किरम आता है का के बाद आता है। और देखिए 4 संयुक्त व्यंजन हैं, कौन कौन से हैं? छ, तिरा, सिरा और ज्ञा। अब यहाँ पर तो छा पूछा है, त्रा भी पूछ सकता है, त्रा का किरम किसके बाद आता है? सिरा का भी पूछ सकता है, ज्ञा का भी पूछ सकता है, ठीक। तो ये जो मिलकर बना है दोस्तों, ये बना है का प्लस सास है, तो इसका क्रम का के बाद आएगा। जिनसे मिलकर ये बनते हैं इनका क्रम उसी के बाद आता है। और ये जो बना है ता प्लस रास है, मिलकर बना है, तो इसका जो क्रम है त्रा का, वो ता के बाद आएगा, सही है, हिंदी शब्दकोश में। और जो ये शाह है, शिरा, ये मिलकर बना है शाह प्लस रास है, तो इसका क्रम किसके बाद हो जाएगा? शाह के बाद हो जाएगा। और जो ज्ञा है ये बना है जा प्लस उआ से, तो इसका क्रम जा के बाद आ जाएगा। तो कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और उन शब्दों को क्रम से लगाकर पूछता है, तो वहां पर हमें इससे सहायता मिलेगी, ठीक। और ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे यहाँ पर छा का पूछ लिया, मान लो त्रा भी पूछ सकता है, सिरा भी पूछ सकता है, और ज्ञा भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है, ठीक, ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? आगत, अंतस्थ, ऊस या अयोगवा। तो देखिए अयोगवा कहते हैं इन्हें, ना ही इनकी जो गणना है वो स्वर में की जाती है, ना ही व्यंजन में। हाँ, परंपरा के अनुसार इनको स्वरों के साथ जरूर रखा गया है। अयोगवा कौन कौन से हैं? अनुस्वार और विसर्ग। तो इसका डी सही हो गया, ठीक। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी पूछ सकता है, लघुत्तम, दोनों एक ही अर्थ में है, सही है। इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वाक्य, वर्ण या अक्षर। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह है वर्ण। अच्छा, सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। जब सार्थक न दे और खाली पूछे सबसे छोटी इकाई, तब हम वर्ण लगाएंगे, ठीक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज हमारी हिंदी वर्णमाला की मैराथन क्लास। तो आज हमारी वर्णमाला पूरी समाप्त हो गई है। अब इसके बाद नया चैप्टर उठाते हैं दोबारा से। अब वर्णमाला देखिए, जो पीछे की क्लासेज हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो वह क्लासेस देख लें, और ये वर्णमाला देख लें। वर्णमाला से कोई सभी प्रश्न नहीं रहने वाला। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।